नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.7 ग्रेट साइंटिस्ट का क्वेश्चन और आंसर। तो आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, ये साइड में जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, इनके भी आंसर मैं आपको देने वाली हूँ, और इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइड में, ये देखो साइड में जितने भी क्वेश्चन दिए इन सभी के आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बिफोर यू रीड फर्दर गेस व्हाट द पैसेज इज अबाउट, यानी आगे पढ़ने से पहले मतलब आप क्या करो, गेस करो कि ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है। तो इसका आंसर देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पैसेज इज प्रोबेबली अबाउट ग्रेट साइंटिस्ट हु वर पेशेंट एंड परसिवरिंग एंड डिड नॉट लेट डिफिकल्टीज स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज। ओके, तो ये जो आपका पैसेज है ये किसके बारे में है? साइंटिस्ट के बारे में, महान साइंटिस्ट के बारे में है ना, महान वैज्ञानिकों के बारे में है, जिन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत की और कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी डिस्कवरीज की, यानी खोजें की। ठीक है, फिर उसी में आगे जब आप आओगे नीचे तो क्या है, लिसन रीड एंड आंसर। इसमें आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वर द ऑड्स अगेंस्ट फैराडे इन हिज चाइल्डहुड, यानी जो फैराडे थे जब वो बचपन में थे तो कौन कौन से डिफ़िकल्टीज आई। ठीक है, वो आपको बताना है। तो मतलब उनको रोकने के लिए कौन कौन से ऑड्स आए, मतलब कौन कौन से डिफ़िकल्टीज आए। तो इसका आंसर देखो, फैराडे वॉज बॉर्न इनटू अ पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिली, जैसा कि हमने पैसेज में देखा था, है ना, कि फैराडे का जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ था, गरीब फैमिली में हुआ था। एंड ही सफ़र फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट एज अ चाइल्ड, वो जब भी बच्चे थे तो स्पीच डिफेक्ट से वो सफ़र कर रहे थे। इट मीन्स वो अच्छे से बोल नहीं पाते थे। अदर चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम, और जो बाकी बच्चे थे उनके ऊपर हंसते रहते थे। द टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम ईदर। व्हेन ही वाज 12 हिज मदर टुक हिम आउट ऑफ स्कूल, दस हिज फॉर्मल एजुकेशन एंडेड। ओके, अगला क्वेश्चन इसी में नीचे है, ये देखिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ। अभी यहाँ पे आपको इनका मीनिंग बताना है। जैसे कि फर्स्ट है, रीडिंग बिकेम हिज ऑब्सेशन, इसका मीनिंग क्या होगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग हमने लिखा हुआ है, रीडिंग बिकेम हिज ऑब्सेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, ही कुड थिंक ऑफ नथिंग बट रीडिंग ऑल एट द टाइम, यानी वो हमेशा पढ़ता ही रहता था उसके, और इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता था। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, ही वॉज ट्रेमेंडसली इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। ओके, your next question is think and answer. So what is your question, why do you think Faraday's friends gave him a free ticket to Davy's program। मतलब आप क्या सोचते हो इसके बारे में। जैसे कि फैराडे ने क्या किया था, मतलब फैराडे का जो फ्रेंड था उसने क्या किया था, फैराडे को एक फ्री टिकट दिया था डेवी के लेक्चर का, जो डेवी का पब्लिक लेक्चर होने वाला था ना। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डाला था, तब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब तक आप ये स्टोरी नहीं समझोगे, ये जो पैसेज है इसको नहीं समझोगे, तब तक क्वेश्चन आंसर समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो फैराडे का फ्रेंड था उसने इनको ये टिकट क्यों दिया था, वाई, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो इसका आंसर देख लो, Davy's work was on chemicals and electrical lighting. Faraday's friend probably knew about his fascination for the subject of electricity. Hence, he felt that Faraday would be interested and gave him a free ticket to Davy's program. यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेवी का जो लेक्चर होने वाला था, उनका सब्जेक्ट क्या था, इलेक्ट्रिकल था और केमिकल था, और इसमें फैराडे को इंटरेस्ट भी था, है ना, इसके वजह से उनके फ्रेंड ने ये दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नीचे है, फाइंड द आंसर ऑन दिस पेज, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डेवीज लेक्चर, यानी जो डेवी थे उनके लेक्चर का सब्जेक्ट क्या था। तो इसका आंसर देखो, द सब्जेक्ट ऑफ डेवीज लेक्चर वाज द मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिएगा, नीचे आ जाइए, व्हाट एक्शंस एंड थॉट ऑफ फैराडे शो दैट ही वॉज इंस्पायर्ड बाई डेवी। अभी इसको आप समझना, जैसे कि फैराडे के कौन से एक्शंस और थॉट की वजह से हमको ये ऐसा लगता है कि जो फैराडे है वो डेवी से इंस्पायर्ड हुआ, यानी उसको प्रेरणा मिली। तो इसका आंसर देख लो, द एक्शंस एंड थॉट्स ऑफ फैराडे दैट शो दैट ही वॉज इंस्पायर्ड बाई डेवी आर, पहला है
फैराडे वॉज स्पेल बाउंड ड्यूरिंग डेवीज लेक्चर, है ना, डेवी के लेक्चर में वो पूरा खो गया था। ही केप्ट टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, और वो नोट्स भी ले रहा था, रनिंग नोट्स। ही फॉरगॉट टू अपलोड, है ना, ही बाउंड हिज नोट्स इनटू अ बुक मीनिंग टू गिफ्ट इट टू डेवी समडे। He decided that he did not want to sell books but write his own books. He tried to make Davy his mentor. तो ये सारी चीज़ों से हमको समझ में आता है कि वो डेवी से प्रभावित हुआ था, उनसे इंस्पायर्ड हुआ था। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस द मीनिंग ऑफ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटोर? मैंने आपको बताया था ना जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो मेंटोर मतलब मेंटोर इज अ गाइडर, है ना, गाइडर, और यू कैन से दैट एडवाइजर। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे आ जाइए। सी, वाई डिड डेवी चूज फैराडे एज हिज सेक्रेटरी, यानी डेवी ने क्यों ऐसा फैराडे को अपना सेक्रेटरी चूज किया, क्यों सोचा कि उसको अपना सेक्रेटरी बनाएंगे? तो इसका आंसर देख लीजिए। अ केमिकल एक्सप्लोजन टुक प्लेस इन अ डेवीज लैब एंड ही वॉज टेम्पररी ब्लाइंडेड, मतलब केमिकल एक्सप्लोजन हुआ था ना डेवी के लैब में, तो वो टेम्पररी क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। He now needed an assistant with an excellent memory to help him, और फिर उनको एक तभी असिस्टेंट की ज़रूरत थी क्योंकि वो अंधे हो चुके थे, राइट, जिसकी मेमोरी एक्सीलेंट होनी चाहिए, तभी उनको याद आती है। He was reminded of Faraday's capabilities and decided to hire him as his secretary. Okay, your next question, ये देखो यहाँ पे, Why Davy fair in his treatment of Faraday? सॉरी, यहाँ पे वाई नहीं है, वॉज। ओके, वॉज डेवी फेयर इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ फैराडे, मतलब जो डेवी थे क्या उन्होंने फैराडे को फेयरली ट्रीट किया था या फिर नाइंसाफ़ी की थी उसके साथ? तो इसका आंसर देखो, हमने लिखा हुआ है कि नो, डेवी वॉज नेवर फेयर इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ फैराडे, यानी कभी भी उन्होंने फैराडे को फेयरली तो ट्रीट किया ही नहीं। ही डिसमिस्ड फैराडेज एस्पिरेशंस एंड एडवाइज हिम टू स्टिक टू बुक बाइंडिंग, है ना, उसके पूरे एस्पिरेशंस को उन्होंने क्या कर दिया था, डिसमिस्ड कर दिया था, है ना। फैराडे मतलब जो उनके सपने थे उसको तोड़ दिया था ना, फैराडे के सपने को डेवी ने तोड़ दिया था, और एडवाइस भी दी थी कि तुम बुक बाइंडिंग से ही चिपके रहो क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते साइंस के फील्ड में। तो ये वाला आंसर आपने देखा होगा, आई होप। देखो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। फिर उसी में अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड फैराडे रिस्पॉन्ड टू दैट ट्रीटमेंट। अभी जो फैराडे था, मतलब डेवी ने जैसा उसको ट्रीट किया था, तो उसका रिस्पॉन्ड उन्होंने क्या दिया, उत्तर क्या दिया, कैसे रिस्पॉन्ड किया। ओके, तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, फैराडे वॉज परसिस्टेंट इन हिज एफर्ट्स, ही वर्क डे एंड नाइट एंड लर्न एज मच एज ही कुड अबाउट डेवीज एक्सपेरिमेंट, है ना। डेवी ने तो फैराडे ने पूरा दिन रात मेहनत किया, जितना वो सीख सकते थे डेवी के एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने उतना जाना। He was promoted and became a lab assistant, and even though much of his job now was just cleaning labs, he was not discouraged or frustrated. यानी उनको फिर क्या हुआ कि लैब का असिस्टेंट बना लिया गया, तो वो लैब का असिस्टेंट बनने के बाद भी उनका काम क्या हुआ करता था, लैब क्लीनिंग का ही था, लेकिन फिर भी वो उससे परेशान नहीं हुए, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए। He was happy that he was still getting a chance to see Davy's leading experiments, यानी वो फिर भी खुश थे, ठीक है। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज स्टिल गेटिंग, मतलब उसको एक चांस तो मिला कि वो डेवी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको एटलीस्ट देख सकता है। ओके, तो वो इससे नाराज़ नहीं था, वो खुश ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर, मतलब क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट को वायर में अप्लाइड किया जाता है। तो इसका आंसर देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर इट कॉजेज दैट वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ओके, जो वायर है वो बिहेव करने लगता है लाइक अ मैग्नेट के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे आते जाइए। गिव वन एग्जाम्पल इच टू शो दैट, आपको एग्जाम्पल देना है। फैराडे वॉज अ गुड प्यूपिल, तो ये हमको कैसे पता चलता है, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, फैराडे वॉज अ गुड प्यूपिल। प्यूपिल मतलब क्या होता है, शिष्य या फिर स्टूडेंट। वो एक अच्छा स्टूडेंट था बिकॉज ही सॉल्व द प्रॉब्लम दैट डेवी हिज मेंटर कुड नॉट, क्योंकि उसने क्या किया, जो डेवी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करके दिखाया, इसलिए वो एक अच्छे छात्र थे, वो एक अच्छे स्टूडेंट थे।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नीचे है कि डेवी वॉज नॉट अ गुड मेंटोर। डेवी गुड गाइडर नहीं था, ये हमको कैसे पता चलता है? तो डेवी वॉज नॉट अ गुड मेंटोर बिकॉज ही मोक्ड फैराडे एंड वॉज ऑल्सो जेलस ऑफ हिम लेटर ऑन। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, डेवी ने क्या किया था, फैराडे का मजाक उड़ाया था और वो फैराडे से जलते भी थे, है ना, जलने लगे थे बाद में। तो इससे हमको समझ में आता है कि डेवी वॉज नॉट अ गुड मेंटोर, ओके, बट फैराडे वॉज अ गुड स्टूडेंट, राइट। वो एक अच्छा स्टूडेंट तो था, वो एक अच्छा शिष्य था, बट ही वॉज नॉट अ गुड गुरु। यू कैन से दैट मेंटोर इट मीन्स गाइडर, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एन इंडक्शन मोटर इज कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल मशीन्स, व्हाट एग्जांपल्स ऑफ इट्स यूज आर गिवन हियर। अभी इसके यूजेस आपको बताने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडक्शन मोटर का यूज हमने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ एन इंडक्शन मोटर, फैंस, एयर कंडीशनिंग, सीविंग मशीन्स, photographs, power tools, cars, trains and aeroplanes engines, okay. So these are some electrical machines जिसमें हम लोग इंडक्शन मोटर मतलब जिसमें इंडक्शन मोटर का काम आया, मतलब इंडक्शन मोटर का यूज़ किया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आते जाइए। गेस द मीनिंग ऑफ रिवर्स इंजीनियर इट। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा है हमने, रिवर्स इंजीनियर इट मीन्स टू टेक समथिंग अपार्ट टू सी हाउ इट इज मेड एंड हाउ इट वर्क्स। यानी रिवर्स इंजीनियर इट का मतलब क्या होता है? जैसे डेवी ने बोला था ना बवेरियन ग्लास को रिवर्स इंजीनियर करके बताओ, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये देखना कि वो कैसे बनता है और वो कैसे काम करता है उसका पता लगाने के लिए, ओके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, ये क्या है? So in order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. Michael Faraday. So this is not a question, okay, it's only a thought which is given by Michael Faraday, okay. चलो आगे देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, राइट द आइडिया बिहाइंड एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। Now you have to write the idea behind an electrical generator, okay. What was the idea? तो आंसर देख लो यहाँ पे, आइडिया क्या था इलेक्ट्रिकल जनरेटर के पीछे कि इफ़ अ मैग्नेट इज मूव्ड, यानी इफ़ यू, अगर आप मैग्नेट को क्या करते हो, मूव करते हो, इट कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल करंट, है ना। अगर हम मैग्नेट को मूव करेंगे देन इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो सकता है, दस कन्वर्टिंग मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द आइडिया बिहाइंड एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। दिस इलेक्ट्रिकल जनरेटर कैन जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर, ओके। फिर उसके बाद काफ़ी बड़ा है ये लेसन, है ना, तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो बस आपको वेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राई आउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द आयरन फिलिंग्स एंड द मैग्नेट। तो यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके, ये आपको बस ट्राई करने के लिए बोला है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है आयरन फिलिंग्स और मैग्नेट का, ये आप ट्राई कर सकते हो, ओके। तो स्कूल में साइंस में जब आपके करवाएंगे तो आप कर सकते हो, ओके। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है आपका कि वाई वर फैराडेज ड्राइंग नॉट एक्सेप्टेड। मतलब जो फैराडे की ड्राइंग्स थी उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया था? क्यों नहीं किया गया था? बिकॉज इट वॉज नॉट इन मैथमेटिकल इक्वेशन, है ना, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस में नहीं थे, और एक्सेप्ट होने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस तो नेसेसरी है ना। विदाउट मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा, ओके। सो दैट वाज द रीज़न। तो आंसर देखो यहाँ पे, Faraday's drawing were not accepted because he was unable to explain them in the form of mathematical equations. Because क्यों वो मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं उसको कन्वर्ट कर पा रहे थे? क्योंकि उनका फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं हुआ था ना, इसीलिए, ओके, विच वॉज नेसेसरी, जो कि ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इट मीन दे वर रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब उनके वो जो बता रहे थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो रॉन्ग थे? तो इसका आंसर देखो, नो, दे वर नॉट रॉन्ग बट विदाउट द मैथमेटिकल इक्वेशंस दे वर इनकम्प्लीट। यानी वो गलत नहीं थे, वो सब कुछ सही बता रहे थे, बट विदाउट मैथमेटिकल इक्वेशंस दे वर इनकम्प्लीट। वो तो इनकम्प्लीट थे, कंप्लीट थे ना, और जब कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो तो कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाए, ओके। तो यहाँ पे फाइनली आपको जो आपके
ये लेसन में जो साइड में क्वेश्चंस दिए गए थे सबके आंसर देख लिए हैं। अब हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे, इंग्लिश वर्कशॉप। ओके, योर क्वेश्चन इज राइट व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें चलो अभी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेकर के चलती हूँ इंग्लिश वर्कशॉप में। इसमें ए है, बट फ्यू नो हिज इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी विच इज़ ऑल अबाउट करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट फैराडेज लाइफ। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक का लाइन है, ये फैराडे के लाइफ के बारे में आपको क्या बता रहा है, ये पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है। यस, तो इट टेल्स अस दैट फैराडेज लाइफ वॉज अ वेरी डिफिकल्ट, है ना। इससे हमको समझ में आ रहा है कि फैराडेज लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट थी उसकी लाइफ। ही डिड नॉट गेट थिंग्स इजीली, उसको ईजिली कोई चीज़ नहीं मिली, बट हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, जबकि उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। ही हैड टू वर्क हार्ड, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा। फाइट फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्करेजमेंट टू अचीव हिज एम्बिशंस। ओके, बी है कि इवन देन डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे। what do the words even then suggest। अभी यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें जो ये even then है, ठीक है, इससे मतलब क्या है, और ओके मतलब ये क्यों यूज़ किया गया है, ये हमको क्या बताना चाहता है, ये आपको बताना है। तो देखो, the words even then suggest that in spite of Faraday's hard work and obvious capabilities and intelligence, Davy believed that Faraday could not do anything in the field of science because of his social status and education। यानी डेवी जो फैराडे था वो इतना हार्ड वर्कर था, यानी बहुत मेहनत करने वाला था, उसके पास कैपेबिलिटीज़ भी थी एज वेल एज वो इंटेलिजेंट भी था, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो डेवी था उसको ऐसा लगता था कि फैराडे कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो ज़्यादा फैराडे से आशा नहीं रखता था, उसको बिलीव नहीं था कि ये कुछ कर सकता है, क्योंकि वो उसका सोशल स्टेटस और एजुकेशन देखता था, क्योंकि फैराडे का कुछ भी सोशल स्टेटस नहीं था और उसका एजुकेशन भी नहीं था। दैट्स वाई वो ऐसा सोचता था। ओके, अगला है, पीपल स्टार्टेड टेलिंग डेवी दैट ऑफ ऑल हिज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज फैराडे हिमसेल्फ। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट डेवीज वर्क। सुनिएगा ध्यान से, ये जो लाइन है इतना, ये क्या बता रहे हैं डेवी के बारे में, क्योंकि लोग कहने लगे थे कि डेवी ने जितनी भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जितनी भी डिस्कवरीज किए हैं, उनमें से उनका जो ये जो फैराडे को वो अपने साथ में काम करने के लिए लाए हैं, ये क्या है, इनका बेस्ट डिस्कवरी है, मतलब जितनी भी खोजें की हैं सबसे बेस्ट तो ये फैराडे ही है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि दिस सजेस्ट दैट डेवीज वर्क वाज नॉट वेरी गुड और इम्प्रेसिव। तो इससे हमको पता चलता है कि डेवी के जो वर्क्स थे ना वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थे, इट वाज नॉट वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अभी अगला क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रेक द पैसेज इनटू कन्वीनियंट स्मॉलर सेक्शंस, गिव सब हेडिंग्स और टाइटल्स टू ईच सेक्शन। क्या करना है आपको, ये जो पैसेज है ना उसको कन्वीनियंट स्मॉलर सेक्शन यानी छोटे छोटे सेक्शंस में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोग कोई स्टोरी देखते हैं तो वो सेक्शन में कन्वर्ट रहता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, फर्स्ट सेक्शन में ये होता है, फिर सेकेंड में ये होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन ऐसे करके रहता है ना। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है। ये जो पैसेज है ना इसे आपको सेक्शन वाइज क्या करना है, सेक्शन में डिवाइड करना है और फिर उसका हेडिंग भी देना है, हेडिंग या फिर टाइटल्स आपको देने हैं हर एक सेक्शन को। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट किया है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी आप टेक्स्ट बुक से प्लीज़ रेफर करना टेक्स्ट बुक को। तो देखो यहाँ पे पहला सेक्शन है पेज नंबर 49 माइकल फैराडे के बारे में, उनके फॉर्मल एजुकेशन के लिए। तो इसका सब हेडिंग क्या हो जाएगा, माइकल फैराडेज चाइल्डहुड। यानी ये जो पेज नंबर 49 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये देखो माइकल फैराडे और फॉर्मल एजुकेशन, तो कहाँ से कहाँ तक है, लेट्स सी। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, ओके दिस, ओके। तो कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से माइकल फैराडे एंड कहाँ पे हुआ था, फॉर्मल एजुकेशन। तो इतने में क्या बताया जा रहा है। अभी इसका आप टाइटल क्या दोगे, तो इसका टाइटल हो सकता है, टाइटल या फिर सब हेडिंग माइकल फैराडेज चाइल्डहुड। यानी वो पैसेज से हमको समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो पैसेज है उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि माइकल फैराडे का चाइल्डहुड कैसा था, राइट। फिर सेक्शन 2 में हमने क्या ऐड किया है, पेज नंबर 49 टू 50, पेज नंबर 49 और 50 पे एट 13 से लेके कंसिस्टेंट लाइट बल्ब तक। देखो कहाँ से कहाँ तक है, सी हियर, यहाँ से लेकर के एट 13 से लेकर के कहाँ तक है, ये तो 49 हो गया, 50 पे यहाँ तक है कंसिस्टेंट लाइट बल्ब तक। ओके, तो इसका सब हेडिंग क्या हो सकता है,
तो देखो यहाँ पे लिखा है माइकल्स इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ से यहाँ तक में यही तो हुआ था कि माइकल को इलेक्ट्रिसिटी से उनका परिचय हुआ था, राइट। सेक्शन 3 है, वैसे आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, मुझे बार बार ये टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ रहा है ना, इसीलिए आप देख लीजिएगा। देखो पेज नंबर 50 पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका सब हेडिंग क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माइकल्स इंस्पिरेशन है ना, इससे हमको माइकल को जो प्रेरणा मिली वो हमने इस पैसेज में देखा था। फिर सेक्शन 4 है पेज 50 पे डेस्टिनी से लेकर के कहाँ तक, एक्सपेरिमेंट्स तक, तो इसका सब हेडिंग क्या हो सकता है, डेविस स्ट्रेंज बिहेवियर, ओके। फिर सेक्शन 5 भी है, इवन देन डेवी से लेकर के डायरेक्टेड एट फैराडे, ओके, तो सब हेडिंग इसका क्या हो सकता है, फैराडेज फर्स्ट सक्सेस। एंड देन सेक्शन 6 है पेज नंबर 51 और 52 पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब हेडिंग क्या हो सकता है, द इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि इसमें हमने देखा था डेवी ने फैराडे को इम्पॉसिबल टास्क दिया था, बवेरियन ग्लास दिया था, है ना, और उसको रिवर्स करने के लिए बोल दिया था, तो कैसे कर सकते हैं ना। फिर सेक्शन 7 है, तो इसका सब हेडिंग क्या हो गया, फैराडे नाउ अ लेजेंड, यानी इस पैसेज में हमने देखा था कि फैराडे कैसे लेजेंड बन चुके थे, सब लोग उनको जानने लगे थे। एंड द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 8 पेज नंबर 53 पे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही देन टू से लेकर के हु यू आर, ठीक है। तो इसका जो सब हेडिंग है, टाइटल क्या हो सकता है, फॉर्चून फेवर्स ऑफ द ब्रेव, ओके। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, लिस्ट द डिफरेंट गैजेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन इन द पैसेज, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, एटलीस्ट 3 यूजिंग द इंटरनेट। अभी यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट और गैजेट्स की बात की गई है इस पैसेज में, ओके, तो उन्हें आपको क्या करना है, मतलब लिखना है, और फिर 3 के बारे में, एटलीस्ट 3 के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और फिर आपको लिखना है, इंटरनेट की हेल्प लेनी है। तो गैजेट और इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे यहाँ पे यूज आए हैं पैसेज में, जैसे कि फैंस, एयर कंडीशनर, सीविंग मशीन्स, पावर टूल्स, कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इंजिन्स, इंडक्शन मोटर्स, टेलीस्कोप्स, बवेरियन ग्लास, ओके, दीज ऑल आर गैजेट्स, ओके। माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, लाइट बल्ब्स। नाउ अभी आप अपने से भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ओके, वही यहाँ पे लिखा है कि नाउ यू ऐड टू द लिस्ट ऑफ गैजेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, यू कैन ऐड योर ओन टू, आप अपने से भी ऐड कर सकते हो, ओके। तो 3 के बारे में, एटलीस्ट 3 के बारे में तो आपको लिखना ही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे माइक्रोस्कोप के बारे में लिखा है, फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में लिखा है, और यहाँ पे मैंने फैन के बारे में लिखा है, ओके। तो ये तीनों के बारे में हमने लिखा हुआ है। आप दूसरे 3 के भी बारे में लिख सकते हो, चाहो तो बवेरियन ग्लास के बारे में लिख सकते हो, टेलीस्कोप के बारे में, आपकी मर्जी, किसी भी 3 के बारे में ही लिखना है। तो देखो मैंने माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ से यहाँ तक में लिखा हुआ है, तो मैं इसको रीड नहीं करती हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट मोर अबाउट द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, तो इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फ्रॉम द इंटरनेट। अगेन आपको इंटरनेट का यूज़ करना है। तो माइकल फैराडे के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, एंड वी हैव रिटन हियर, सी, यहाँ से करके यहाँ तक। माइकल फैराडे वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु contributed to the study of electromagnetism and electrochemistry. He was highly influenced by Humphrey Davy and William Thomas Brande. He had notable awards to his credit, a few being Royal Medal, Copley Medal. So these are some awards जो माइकल फैराडे को मिले हुए थे, रमफोर्ड मेडल, एल्बर्ट मेडल, ओके। हम्फ्री डेवी, अभी हम्फ्री डेवी के भी बारे में हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे। हम्फ्री डेवी was a British scientist. It was he who found out the inhalation of nitrous oxide produced surprising results. It came to be known as the laughing gas. He was awarded a medal by Napoleon, and he identified the element iodine for the first time. He is remembered for his discoveries of sodium, potassium, calcium, magnesium, etc. He was awarded the Copley Medal. ये भी कुछ मेडल है, अवार्ड से जो इनको मिले हुए थे, रमफोर्ड और रॉयल मेडल, ओके। फिर थॉमस एडिसन के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है फ्रॉम द इंटरनेट, एंड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और पढ़िएगा आराम से अच्छे से। वैसे ये सारे क्वेश्चन तो आपको खुद से ही करने थे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मतलब गूगल पे जाइए, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखिए ना, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। जेम्स मैक्सवेल के भी बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो इंग्लिश वर्कशॉप में बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, ये देखो, है ना, ये बस 4 ही क्वेश्चन थे और 5वां कोई क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया गया है, तो ये आप लोग खुद से पढ़ लेना। वैसे ये तो ग्रामर का पार्ट है, आपको ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे आपका जो सेंटेंस होता है ना, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ये आपको ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलेगा, समझे। तो यहाँ पे आप लोग इसको बस रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है ग्रेट साइंटिस्ट, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। और ये लेसन भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।